हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जो आपका क्लास 10 का जो आपका सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है सितंबर में। ठीक है, सितंबर में जब का 8 से 13 तारीख तक आपका अर्धवार्षिक एग्जाम चलने वाला है। उसके लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाला है। ये वीडियो सेट 2 होने वाला है सोशल साइंस का, क्योंकि एक वीडियो और अपलोड हो चुका है सोशल साइंस का सेट 1। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पे अपलोड है, उसे जाकर के जरूर से जरूर देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, मैं आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए वीडियो ला रहा हूं। अगर आप लोग उतना वीडियो देख करके जाओगे जितना मैं अपलोड करूंगा, आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान देना और आप लोग वीडियो हमेशा देखना, अंत तक देखना। ठीक है, और सारा का सारा वीडियो आप लोग देख करके जाना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो देख लेते हैं लोग सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देखने वाले सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 के लिए A7 का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सेट 2। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है, और आपका एग्जाम फाइनल हो या अर्धवार्षिक दोनों का तैयारी इस चैनल के माध्यम पे कराया जाएगा। ठीक है, अभी आपका अर्धवार्षिक कराया जा रहा है, जो कि क्वेश्चन जो कराया जा रहा है वो आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देगा, उसे भी फॉलो करना, क्योंकि सारा का सारा अपडेट आपको जैकबोर्ड का वहीं पे सबसे पहले मिलता रहेगा। आप लोग फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो हम लोग देखने वाले टोटल 16 प्रश्न को देखने वाले, जिसमें हम लोग 10 देखेंगे MCQ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद 2 देखेंगे 2-2 मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि किस पैटर्न पे आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वो उसका कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का देखेंगे हम लोग, फिर 2 देखेंगे कि हम लोग 5 मार्क्स का देखेंगे। ठीक है, तो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देना, कि वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका संसाधन विकास का कौन सा प्रकार है, यानी कि संसाधन जो विकास का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन आपके पास सतत विकास, सीमित विकास, प्रतिगामी विकास, या फिर असमान विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सतत विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस समस्या को हल करने के लिए की गई, यानी कि बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी जो की गई थी वो किस समस्या को हल करने के लिए की गई थी। तो ऑप्शन आपके पास भाषा समस्या, धार्मिक समस्या, शिक्षा समस्या, फिर जातीय समस्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाषा समस्या को हल करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे सत्ता की साझेदारी किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, क्योंकि उन्हीं चैप्टर से इन सारे क्वेश्चन को उठाया गया जिन चैप्टर से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछने वाला है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए, जो पीडीएफ पे आप लोग का अभी ये चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देगा, उसे फॉलो करना, वहां पर सारा का सारा पीडीएफ का सेंड कर दिया जाता है, जो भी वीडियो कराया जाता है आप लोग का यूट्यूब पे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। ठीक है, यानी कि इटली का जो एकीकरण हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन के पास मेटरनिक, ग्यूसेपो, गारिबाल्डी, या फिर नेपोलियन, या फिर बिस्मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गारिबाल्डी के किसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, गारिबाल्डी के नेतृत्व में क्या हुआ था, इटली का एकीकरण। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, यानी कि चिपको आंदोलन जो था आपका किससे संबंधित था। तो ऑप्शन के पास भूमि सुधार, जल संरक्षण, वनों की रक्षा, या फिर उद्योगों की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वनों की रक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत कौन सा, यानी कि विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत कौन सा। ऑप्शन के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास आय, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि आय भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, और शिक्षा भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में हुआ, यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था किस घटना के विरोध में हुआ था। ऑप्शन सबके पास जालियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर बंगाल विभाजन, या फिर नमक कानून, या फिर साइमन कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल विभाजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी। ऑप्शन के पास हीराकुंड बांध, या फिर भाखड़ा नांगल बांध, या फिर टिहरी बांध, या फिर सरदार सरोवर बांध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर
8 को देख लेते हैं फटाफट। हम लोग क्वेश्चन को देखने वाला है ताकि वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो और आप लोग बोर ना हो, है ना। भारतीय संविधान में संवाद का आधार क्या है? भारतीय संविधान में संवाद का आधार क्या है? तो ऑप्शन के पास एकात्मक शासन, दोहरी सरकार व्यवस्था, केंद्रीकृत शासन या फिर तानाशाही शासन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोहरी सरकार व्यवस्था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्रक में कौन सा कार्य आता है, यानी कि तृतीयक क्षेत्रक जो आपका उसमें कौन सा कार्य आता है? ऑप्शन के पास तृतीयक क्षेत्रक यानी कि जिसमें कि सेवा प्रदान किया जाता है, खेती, उद्योग, बैंकिंग और परिवहन या फिर खनन। तो खेती जो आपका आता है प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, और उद्योग आपका द्वितीयक क्षेत्रक में आता है, आपका खनन भी प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकिंग और परिवहन, क्योंकि बैंकिंग में भी आपका सेवा मिलता है और परिवहन से भी आपका सेवा मिलता है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक बढ़ावा किसे मिला है, यानी कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक बढ़ावा किसे मिला है? तो ऑप्शन के पास स्वदेशी उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, छोटे व्यापार या फिर स्थानीय संस्कृति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। अलग अलग देशों में व्यापार करने में सुविधा हो गई है वैश्वीकरण के माध्यम से, ठीक है। वैश्वीकरण यानी कि देश को सिकुड़ने का कहने का मतलब है कि पहचान बढ़ना एक देश से दूसरे देश के, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अंक वाले सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है आपका 2 अंक वाले में, तो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए था ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, प्रश्न संख्या 11 बोलता है सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो सतत विकास से आप लोग क्या समझते हो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आप लोग देख सकते हो, दिया गया आपका सतत विकास का अर्थ है, यानी कि सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास करना, यानी कि ऐसा विकास करना जिसमें वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी हो। किसमें? वर्तमान पीढ़ी, जो अभी पीढ़ी चल रहा है उसकी जरूरतें पूरी हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न हो, यानी कि भविष्य की जो आवश्यकताओं से समझौता न हो। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? अभी जो वर्तमान में जो पीढ़ी चल रहा है, अगर वही लोग मान लो कोयला अगर सारा का सारा खत्म कर दे, तो जो आपका आने वाला जो भविष्य में पीढ़ी है उसके साथ समझौता हो जाएगा, है ना। तो समझौता न हो, यानी कि उसके भी ध्यान में रखा जाए, किसके? भविष्य की पीढ़ी के, है ना। इसमें संसाधनों का संतुलित और समझदारी से उपयोग किया जाता है। तभी अगर संतुलित और समझदारी से उपयोग किया जाए तभी तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बची रहेगी कोई भी खनिज हो या फिर कोयला हो या फिर पेट्रोलियम हो, है ना। अगर अभी सारा का सारा खत्म कर दे तो भविष्य के लिए क्या बचेगा, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखा जाए, तो यही आपका क्या होता है? सतत विकास होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका संघीय शासन में राज्य सरकारों की क्या भूमिका होती है, यानी कि संघीय शासन जो है उसमें राज्य सरकार जो है उसकी क्या भूमिका होती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो आपका, राज्य सरकार अपने राज्य के विषय यानी कि जैसे कि कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा पर कानून बनाती है। क्या करती है राज्य सरकार जो है? कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा पर क्या कानून बनाती है। यह जनता की स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है, ठीक है। जनता की स्थानीय समस्याओं को जो समाधान करती है, जैसे मान लो कोई गांव है उसमें अगर सड़क बनाना है तो क्या करता है? वो राज्य सरकार ही उस पर काम करता है और उसका भूमिका होता है इसमें, है ना। उसके बाद अब कहता है राज्य सरकार संघीय ढांचे को मजबूत बनाती है। राज्य सरकार क्या करता है? संघीय ढांचे को मजबूत बनाती है और लोकतंत्र को सही रूप देती है, यानी कि लोकतंत्र जैसा होना चाहिए उस रूप में ढालने की कोशिश करते हैं। कौन? राज्य सरकार, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा मेहनत से बनता है, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों का शेयर भी कर देना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 1871 में जर्मनी के एकीकरण का मुख्य परिणाम लिखिए, यानी कि मुख्य परिणाम को क्या लिखना है किसका? 1871 में जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका, ठीक है। उसका क्या परिणाम मिला था उसी को लिखना है। तब देख सकते तो लिखा गया आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स का पूछा जाता है। 1871 में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। किसके? प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है। आगे बोलता है आपका सम्राट विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? सम्राट विलियम प्रथम को, ठीक है। तब का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। जर्मनी यूरोप की एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। क्या? जर्मनी जो है यूरोप में है, ठीक है। वो अब क्या होगा? यूरोप की एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका
वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, यानी कि वन जो है और वन में जो रहने वाले जीव है उन जो संसाधन है उसके संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, आपका लिखा गया है 1972 में। कब हुआ था? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया था? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है, आप लोग इस चीज को याद रखना। ठीक है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। और आपका 14 नंबर क्वेश्चन में आपका काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से देखना। आगे देख लेते हम लोग। बोलता है आपका राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए। क्या क्या स्थापित किए गए? भारतीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए। उसके बाद आप कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी योजनाएं शुरू की गई। तो यहाँ पे आप लोग प्रोजेक्ट टाइगर भी सिर्फ लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर ही है। जैसी योजनाएं शुरू की गई उसके बाद आप कहता है 5 मार्क्स वाला। ठीक है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा मेहनत बनती है। आप लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग देखने वाले हैं 5 मार्क्स वाले। तो आप देख सकते हो लिखा गया आपका क्वेश्चन 15 बोलता है आपका प्रश्न संख्या 1। सॉरी, ये कहाँ से आ गया? तो क्वेश्चन 15 बोलता है आपका असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव लिखिए। क्या लिखना है? असहयोग आंदोलन के कारण लिखना है और प्रभाव लिखना है। जो असहयोग आंदोलन था जिसको कि गांधी जी ने शुरुआत किया था, है ना, उसके कारण लिखना है, उसका क्या कारण था वो स्टार्ट करने का, शुरुआत करने का, और प्रभाव को उसके लिखना है, यानी कि उसको शुरुआत करने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ा उस चीज को आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग कारण को लिख लेते हैं। तो कारण यहाँ पे दिया गया आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्या किया गया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया। ठीक है, तो उसके बाद आप कहता है रोलेक्ट एक्ट का विरोध में, किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। उसके बाद अब कहता है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। क्या किया गया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानून, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानून थे उसके विरोध में असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया गया। ठीक है, उसके बाद प्रभाव जो इसका पड़ा, जो लोगों पे, समाज पे जो इसका प्रभाव पड़ा यहाँ पे दिया गया है। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े। ठीक है, यानी कि छात्र जो थे, और असहयोग का मतलब भी होता है कि सहयोग न करना। ठीक है, तो छात्रों ने क्या किया? अपना स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, वकीलों ने वकालतों का बहिष्कार किया। क्या किया? अदालतों का बहिष्कार किया, वकालतों का बहिष्कार किया। ठीक है, वकीलों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन में असहयोग नहीं करना था। विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार हुआ, यानी कि विदेशी कपड़ों और सामानों को बहिष्कार हुआ और इंडियन कपड़ों को यूज में लाया गया। ठीक है, खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ा, यानी कि खादी जो था और स्वदेशी वस्तुओं का, यानी कि देश के अंदर के वस्तुओं का प्रयोग बढ़ा दिया गया। उसके बाद आपका आता है आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का रूप दिया, यानी कि असहयोग आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और जन आंदोलन का रूप दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों जो कौन कौन से, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र की विशेषता को बताना है। ठीक है, विशेषता को उसको बताना है। तब देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के विशेषता को देख लेते हैं और होता क्या है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। कृषि आधारित होता है कौन? प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसको कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को। ठीक है, खेती, मछली पालन, खनन आदि कार्य आते हैं किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि कृषि क्षेत्र में आते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके ही बनाया जाता है इस चीज को। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जिसको कि उद्योग आधारित, यानी कि उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है, कच्चे माल को बदलकर नए उत्पाद बनाना, जैसे कि उद्योग, कारखाने। ठीक है, जैसे कच्चे माल को उपयोग करके उद्योग में नई चीजें बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि गन्ना को उपयोग करके गुड़ बना दिया गया, चीनी बना दिया गया। किस चीज में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तब लोग इस चीज को याद रखना है कि इसे द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं द्वितीय क्षेत्र न लिख करके उद्योग क्षेत्र भी लिख देता है और प्राथमिक क्षेत्र न लिखकर कृषि क्षेत्र भी लिख देता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, तृतीय क्षेत्र यहाँ पे है सेवा क्षेत्र, जिसको कि सेवा क्षेत्र का भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, बैंकिंग, सेवा क्षेत्र का मतलब भी होता है कि सेवा प्रदान करना। ठीक है, जब प्राथमिक क्षेत्र का है और द्वितीय क्षेत्र का है, यानी कि कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का है, उसको सेवा प्रदान किया जाता है किसके माध्यम से? सेवा क्षेत्र के माध्यम से, यानी कि तृतीय क्षेत्र के माध्यम से। बैंकिंग, परिवहन, जैसे बैंकिंग में आपका
सेवा ही मिल रहा है ना। आप लोग जो पैसे जमा वगैरह करते हो, निकालते हो, आपका सेवा ही उस चीज़ से आपका हो रहा है, क्योंकि आप लोग उसका हेल्प ले रहे हो। उसके बाद परिवहन का आप लोग हेल्प लेते हो, ठीक है। यानी कि अगर मान लो आप लोग किसान मान लो उत्पादित करता है, गन्ना उत्पादित करता है, ठीक है, तो उसको परिवहन करके तो बेचना होगा ना, जिसके लिए क्या किया जाता है, तृतीय क्षेत्र का हेल्प लिया जाता है, यानी कि परिवहन का हेल्प लिया जाता है। उसके बाद संचार, यानी कि कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन बनाने के लिए, संचार करने के लिए। शिक्षा हो गया, और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं किस में होती है, तृतीय क्षेत्र में होती है। यह दोनों क्षेत्रों को सहायता देता है, यानी कि ये दोनों क्षेत्रों को सहायता देता है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है ना। तो यही था आप लोगों का 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका एसे 1 और आपका फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा और आपका वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। तो यही था आप लोग का 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप चाहते हो कि पीडीएफ भी मिल जाए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया टेलीग्राम का लिंक, उसे भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।